हेलो स्टूडेंट्स। 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति किन तत्वों से प्रभावित होकर संचालित हो रही है, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही थी। बहुत सारे कारकों को हमने जाना था जो समसामयिक दौर में भारतीय विदेश नीति की दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। उन विभिन्न तत्वों के अलावा कुछ और भी तत्व हैं जो समसामयिक दौर में भारतीय विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं। उन तत्वों में एक तत्व है पर्यावरण का। पर्यावरणीय प्रश्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए हैं समसामयिक दौर में। पर्यावरण के संरक्षण संबंधी विभिन्न चर्चाओं का आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उन चर्चाओं में प्रमुख है जलवायु परिवर्तन संबंधी चर्चा। राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं कि कैसे पर्यावरणीय प्रदूषण या पर्यावरणीय क्षरण के कारण जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए। जहां तक भारत की बात है, भारत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को बड़ी तीव्रता के साथ झेल रहा है, और यही वजह है कि वो इन चर्चाओं के प्रति संवेदनशील है और उसकी नजर रहती है कि इन चर्चाओं का निष्कर्ष क्या निकल रहा है। खासतौर से 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में शिखर सम्मेलन हुआ जलवायु परिवर्तन को लेकर, उस सम्मेलन के बाद भारत इस दिशा में विशेष रूप से सजग हुआ है। उसने विकासशील देशों के समूह ग्रुप 77 का प्रयोग किया है और इस समूह के नेता के रूप में उसने जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराया है। भारत का ये मानना है कि धरती का तापमान बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का उत्सर्जन विकसित औद्योगिक देशों के द्वारा ज्यादा किया जा रहा है। लिहाजा जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई में इन राष्ट्रों को आगे आना चाहिए, क्योंकि इनके पास इस समस्या का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी भी है, टेक्नोलॉजी भी है और आर्थिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो भारत का ये जो स्टैंड है जलवायु परिवर्तन के संबंध में, इस स्टैंड को दुनिया के विकासशील देशों का समर्थन मिला है और इससे भारत का मनोबल बढ़ा है। हालांकि भारत ने अपने इस दृष्टिकोण में थोड़ा लचीलापन दिखाने की कोशिश की। कब? जब 2009 में कोपेनहेगन समझौते से थोड़ा सा पहले उसने स्वैच्छिक रूप से जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। अब तक तो वो ये मान रहा था कि इस दिशा में विकसित देशों को ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा कार्बन ओमिशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं, जिन गैसों के कारण धरती का तापमान बढ़ता है। लेकिन अब वो ये स्वीकार करने लगा है कि विकसित देशों के साथ साथ भारत जैसे विकासशील देशों को भी अपने दायित्व को स्वीकार करना चाहिए। खासतौर से 2016 में जब अमेरिका ने पेरिस समझौते से अलग होने की घोषणा की कि अमेरिका पूरी दुनिया के पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, अमेरिका अपने संसाधनों का प्रयोग
जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई में नहीं कर सकता। अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया, तब से भारत इस दिशा में और भी ज्यादा प्रयत्नशील हुआ। स्वेच्छा से जब भारत ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में उसे भी कार्य करना चाहिए, तो उसकी ये पहल उसे एक विश्व की प्रमुख शक्ति के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने के प्रयास के रूप में दिखाई देती है। कहते हैं ना, जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी ली जाती है उतना ही ज्यादा मान सम्मान बढ़ता है। भारत ने इसी दिशा में कार्य करना शुरू किया है। उसने वैश्विक जिम्मेदारियों को लेना शुरू किया है, और इन जिम्मेदारियों के माध्यम से वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि अब भारत विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में शुमार नहीं है, अब वो एक बड़ी आर्थिक राजनीतिक शक्ति है। ये जो चेंज आया है भारतीय विदेश नीति में, वो उसके बढ़ते हुए व्यवहारवादी दृष्टिकोण का द्योतक है। तो 21वीं शताब्दी में भारत की जो विदेश नीति है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या राजनीति हो रही है, इसको केंद्र में रखकर संचालित होगी। जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित देशों का क्या रुख है, विकासशील देशों का क्या रुख है, भारत उसमें कैसे बेहतर भूमिका, शक्तिशाली भूमिका निभा सकता है, ये बात केंद्र में रहेगी 21वीं शताब्दी में, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये भी एक प्रमुख तत्व के रूप में उभरा है समसामयिक दौर में भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कारकों में। अगला जो कारण है वो है वैचारिक कारण, वैचारिक तत्व। हालांकि शीत युद्ध के दौरान भारत ने जब अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया स्वतंत्र होने के बाद, तो उसकी विदेश नीति एक बड़ी सीमा तक वैचारिक तत्वों पर आधारित थी, क्योंकि उसने पंचशील की विचारधारा को स्वीकार किया, पंचशील के विचार को स्वीकार किया, दुनिया को दिया अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, जिसके सिद्धांत थे प्रमुख रूप से। गुटनिरपेक्षता का वैचारिक तत्व भारत के द्वारा दिया गया। भारतीय विदेश नीति लंबे समय तक गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार संचालित होती रही, और विश्व शांति के लिए परमाणविक निशस्त्रीकरण, ये भी एक वैचारिक आयाम था भारतीय विदेश नीति का। लंबे समय तक भारतीय विदेश नीति इन वैचारिक तत्वों के अनुसार, इन विचारधाराओं के अनुसार संचालित होती रही, और गुटनिरपेक्षता के विचार के माध्यम से भारत ने विकासशील देशों का नेतृत्व और समर्थन भी प्राप्त किया। गौरतलब ये है कि भारत ने वैचारिक तत्वों को क्यों अपनी विदेश नीति के संचालन का आधार बनाया। इसलिए क्योंकि उस समय तक भारत सैनिक और आर्थिक रूप से एक कमजोर राष्ट्र था, क्योंकि नया नया स्वाधीन हुआ था, और वो भी सदियों की गुलामी के बाद आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा शोषित राष्ट्र के रूप में रहा था। उसके संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन हो चुका था, उसे अपनी अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करना था। ये भारत सैनिक वैचारिक तत्वों को अपनी विदेश नीति का ढाल बनाया। लंबे समय तक वो चलता रहा वैचारिक तत्वों के आधार पर, लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, दुनिया में विचारधाराओं की लड़ाई समाप्त हो गई, तब भारत ने
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका व्यावहारिक दृष्टिकोण से संचालित करनी शुरू कर दी और बड़ी सीमा तक उसने वैचारिक तत्वों को पीछे छोड़ दिया और उन कार्यों में हाथ लगाया, वो दृष्टिकोण अपनाया जो व्यावहारिक दृष्टि से राष्ट्रहित के अनुरूप था। जैसे परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थक होते हुए भी उसकी विचारधारा क्या थी शुरुआत में, कि विश्व शांति के लिए परमाणविक निशस्त्रीकरण आवश्यक है। परमाणु अस्त्र विध्वंसकारी हैं, इसलिए जितना कम से कम इनका वजूद हो उतना ही शांति और सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। लेकिन इस वैचारिक आदर्श का समर्थक होने के बावजूद भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और 1990 के दशक में दूसरा परमाणु परीक्षण उसके द्वारा किया गया। किस लिए? क्योंकि इन परीक्षणों के माध्यम से भारत सैनिक शक्ति को प्राप्त करना चाहता था, सैनिक दृष्टि से दुनिया में स्वयं को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पेश करना चाहता था। और यही वजह है कि उसने 1968 में जो परमाणु अप्रसार संधि की गई थी, जिसके अनुसार जिन राष्ट्रों के पास परमाणु शक्ति है, परमाणु अस्त्र हैं, वो परमाणु अस्त्रों को बनाने की तकनीक की जानकारी दूसरे देशों को नहीं देंगे और इस तरह से परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकेंगे। इस संधि में ये कहा गया। लेकिन भारत इस संधि को भेदभाव मूलक मानता है और उसने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भेदभाव मूलक क्यों मानता है? क्योंकि उसका ये कहना है कि अगर वास्तव में परमाणु अस्त्रों को नष्ट करना है तो वो विकसित देश जिनके पास ऑलरेडी परमाणु अस्त्र हैं, वो पहले अपना शस्त्र भंडार नष्ट करें, उसके बाद विकासशील राष्ट्रों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रोकें, परमाणु शक्ति के प्रसार को रोकने के लिए। दूसरे भारत का ये तर्क है कि परमाणु शक्ति का प्रयोग एनर्जी के लिए भी किया जा सकता है। सकारात्मक दृष्टि से विकास कार्यों के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊर्जा परमाणु शक्ति से मिल सकती है। ऐसी स्थिति में परमाणु शक्ति को विकसित करने की तकनीक की जानकारी यदि विकसित देश विकासशील देशों को प्रदान नहीं करेंगे तो विकासशील देश पिछड़े रह जाएंगे। तो उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी ये जरूरी है कि परमाणु शक्ति को एक्सप्लोर करने की, उसको विकसित करने की तकनीक विकसित राष्ट्रों के द्वारा विकासशील राष्ट्रों को मुहैया कराई जाए। अमेरिका सहित तमाम विकसित देश इस बात के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि भारत इस संधि को भेदभाव मूलक मानता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे वो वैचारिक तत्व जो कभी भारतीय विदेश नीति की ढाल हुआ करते थे, अब धीरे धीरे उन पर एक तरह से पर्दा पड़ने लगा है, क्योंकि भारत की विदेश नीति अब व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपना रही है और इसके लिए अगर उसे विचारधारा का परित्याग भी करना पड़े तो भी वो उसके लिए तैयार है। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर में भारत का झुकाव रूसी समाजवाद के प्रति था। हालांकि वो कहता था अपने आप को गुटनिरपेक्ष, लेकिन कई कारणों से, कई व्यावहारिक कारणों से समाजवादी विचारधारा के प्रति उसका झुकाव था। लेकिन उस झुकाव को भी उसने शीत युद्धोत्तर काल में त्याग दिया। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, विचारधाराओं की लड़ाई समाप्त हो गई, तो भारत ने भी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अमेरिका का समर्थन करने से गुरेज नहीं किया। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था
और शीत युद्ध के पूरे दौर में भारत पूंजीवाद के अगेंस्ट था। वो स्वयं को दोनों गुटों से अलग रखना चाहता था, लेकिन प्रैक्टिकली वो समाजवाद के निकट था, पूंजीवाद से दूर था। लेकिन शीत युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया के अन्य राष्ट्रों के समान भारत ने भी अमेरिका से अपने संबंधों को सुधारा। अमेरिका से करीबी रिश्ते बने भारत के। तो ये दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति का जो वैचारिक तत्व था, भारतीय विदेश नीति उस वैचारिक तत्व को धीरे धीरे पीछे छोड़ती जा रही है, राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए, व्यावहारिक कारणों से। ऐसे ही फिलिस्तीन ऐसा राष्ट्र है, फिलिस्तीन लोग ऐसे हैं जो इजराइल से अलग होकर अपने लिए एक अलग भूभाग की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि एक अलग राष्ट्र के रूप में उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। और इजराइल के साथ फिलिस्तीनियों का जो संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा, इस संघर्ष में भारत ने शुरुआती दौर में फिलिस्तीनियों का साथ दिया, क्योंकि भारत किसी भी तरह के साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोधी है, आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थक है। वो ये मानता रहा कि फिलिस्तीनी लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार, राष्ट्र का अधिकार उनका मिलना चाहिए। लेकिन बदलते दौर में क्या परिवर्तन हम देख रहे हैं कि जो भारत पहले फिलिस्तीन के समर्थन में था नैतिक और वैचारिक दृष्टि से, वही भारत अब इजराइल का समर्थक बन रहा है। वो इजराइल जो फिलिस्तीन की डिमांड को मानने से इनकार करता रहा है, और इस इजराइल को सपोर्ट किया जाता रहा है अमेरिका के द्वारा। शीत युद्ध के बाद के दौर में भारत की नजदीकी इजराइल के साथ बढ़ी है। उसने इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं, क्योंकि आतंकवाद का मुकाबला करने में दोनों के समान हित संलग्न हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है, स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए भारत जो स्टेप्स उठाएगा, जो रणनीतियां तय करेगा, वो किसी के प्रभाव में आकर नहीं करेगा। तो ये जो रणनीतिक स्वायत्तता है, ये आज स्पष्ट रूप से उसका प्रमुख वैचारिक लक्ष्य बन गई है, न कि गुट निरपेक्षता या पंचशील के वैचारिक तत्व जो कभी भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ हुआ करते थे। इन वैचारिक तत्वों के स्थान पर अब भारत रणनीतिक स्वायत्तता के विचार में विश्वास रखता है और उसके अनुरूप ही विदेश नीति का संचालन करता है। आप देख रहे हैं कि कैसे समसामयिक दौर में बदलती परिस्थितियों और बदलते संदर्भ में भारत की विदेश नीति बदल रही है, गतिशील हो रही है। हालांकि अब भी ये संक्रांति के दौर में है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति, ये भी समसामयिक दौर में भारतीय विदेश नीति का स्वरूप निर्धारित कर रही है। हालांकि सांस्कृतिक तत्व पहले भी भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करते रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में भारत ने अपनी नरम शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक तत्वों का प्रयोग किया है। सॉफ्ट पावर, कूटनीतिक पावर को प्रदर्शित करने के लिए। हार्ड पावर किसको कहते हैं? सैनिक शक्ति। भारत अब भी प्रमुख सैनिक शक्ति नहीं है, सैनिक रूप से उतना शक्ति संपन्न नहीं है जितना अमेरिका या चाइना है। इसलिए उसे दुनिया में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए
सॉफ्ट स्किल का सहारा लेना होता है। सॉफ्ट पावर को भारत प्रदर्शित कर रहा है, और ये सॉफ्ट पावर किस आधार पर प्रदर्शित कर रहा है? सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर, सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर। क्योंकि भारत ये जानता है कि अब भी वो दुनिया के बड़े राष्ट्रों का सैनिक दृष्टि से मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में विश्व राजनीति में अपनी शक्ति को दिखाने के लिए भारत ने सांस्कृतिक मूल्यों का प्रयोग किया है। कैसे? 2015 में हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। योग भारतीय संस्कृति का आधार रहा है, भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, और इस योग को विश्वव्यापी मान्यता दिया जाना, वो भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये भारत की एक कूटनीतिक जीत थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और इस योग दिवस की घोषणा का परिणाम ये हुआ कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्र स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से योग की तरफ, योगाभ्यास की तरफ आकर्षित हुए। केवल इतना ही नहीं, भारत ने बदलते संदर्भ में ये स्वीकार किया कि दुनिया के विभिन्न देशों में भारतीय मूल के लोगों की जो बड़ी संख्या है, जो प्रवासी भारतीय है, उनको भी भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आकर्षित किया है भारत सरकार ने। उन्हें अपनी मिट्टी की याद दिलाई है, उन्हें अपनी संस्कृति की याद दिलाई है। और याद कैसे दिलाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी जापान में, तो कभी अमेरिका में, तो कभी दुबई में बड़ी संख्या में मौजूद प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते रहे हैं, और उनके इस संबोधन से भारतीय संस्कृति एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। बहुत पहले भारत दुनिया का सांस्कृतिक गुरु था, विश्व गुरु था। आज फिर से वो स्थिति बनती दिख रही है, क्योंकि दुनिया एक बार फिर भारतीय संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ आकर्षित हो रही है। ये भारतीय विदेश नीति की, भारतीय कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी सफलता है कि उसने पूर्व के देशों के संबंध में प्रचलित प्राच्यवादी धारणाओं को तोड़ने का कार्य किया है। जो प्राच्यवादी धारणा थी, उसके अंतर्गत पश्चिमी देशों के द्वारा पूर्वी देशों की संस्कृति को हीन समझा जाता था, काल्पनिक समझा जाता था, पिछड़ा हुआ समझा जाता था। आज विकसित देशों के इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, और इस परिवर्तन को लाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के दौर में भी हम देख रहे हैं कि बीमारी से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए आयुर्वेदिक औषधियों और भारतीय मसालों पर विश्व समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो रहा है। यानी योग के समान आयुर्वेद भी, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है, वो भी आज लोकप्रिय हो रहा है। और इन सांस्कृतिक धरोहरों के साथ भारत अपनी नर्म शक्ति में, सॉफ्ट पावर में तेजी के साथ वृद्धि करता जा रहा है। लास्टली, नेतृत्व का तत्व जो हमेशा ही विदेश नीति का निर्धारक रहा है, संचालक रहा है, वर्तमान दौर में भी भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की दिशा में संलग्न है और साथ ही भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया के राष्ट्रों में स्थापित करने में भी नेतृत्व सफल रहा है। वर्तमान भारतीय नेतृत्व की खासियत क्या है कि वैचारिक दृष्टि से वो दक्षिणपंथी है, यानी भारतीय संस्कृति के पारंपरिक तत्वों को पुनर्स्थापित करने में, उसके अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संचालन में संलग्न है और बड़ी सीमा तक उसे सफलता भी मिल रही है। इस सफलता का एक बड़ा कारण व्यापक जन समर्थन भी है, क्योंकि किसी भी सत्ता को, किसी भी नेतृत्व को वैधता तभी प्राप्त होती है जब उसके पीछे व्यापक जन समर्थन होता है। तो इस तरह से 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति एक गतिशील विदेश नीति के रूप में तमाम नए आयामों को समेटते हुए संचालित हो रही है, जिसके केंद्र में भारत के सांस्कृतिक मूल्य हैं, जिनका लक्ष्य भारत को कूटनीतिक दृष्टि से शक्ति संपन्न बनाना है। तो ये थी 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति, उसके निर्धारक तत्व।